नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप सुन्न हो जाएंगे, लेकिन मुझे आपको सुन्न नहीं करना है बल्कि झकझोर कर जगाना है। जरा सोचिए, जिस इंस्टाग्राम पर हमारे बच्चे रील्स देखते हैं, जिस इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोग हर दिन घंटों बिताते हैं, जिस इंस्टाग्राम को हम मनोरंजन और सोशल नेटवर्किंग का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझते हैं, उसी इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री तक पहुंचाने वाले पेड एडवर्टाइजमेंट्स चलने के आरोप लगे हैं। जी हां, पेड एडवर्टाइजमेंट्स। यानी आरोप सिर्फ इतना नहीं है कि किसी अपराधी ने चोरी छिपे कोई इलीगल कंटेंट अपलोड कर दिया, आरोप इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। एक अंतर्राष्ट्रीय नामी न्यूज कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक जांच में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जो यूजर को उन टेलीग्राम चैनल्स तक ले जा रहे थे जहां बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री कथित तौर पर बेची जा रही थी। जांच में करीब 30 ऐसे एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट किए जाने की बात सामने आई है। कुछ मामलों में यह सामग्री महज 99 रुपए में बेचे जाने का दावा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच करने वालों ने एक नया टेस्ट अकाउंट बनाया था। उसने सीधे ऐसी सामग्री सर्च नहीं की। कुछ सजेस्टिव अकाउंट फॉलो करने के बाद इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सिस्टम उन्हें लगातार ज्यादा सेक्सुअलाइज कंटेंट दिखाता गया और आखिरकार कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री तक पहुंच को प्रमोट करने वाले एडवर्टाइजमेंट भी सामने आने लगे। अब सवाल बहुत बड़ा है। अगर कोई अपराधी किसी प्लेटफॉर्म पर इलीगल कंटेंट डालता है तो प्लेटफॉर्म कह सकता है कि उसने नियम तोड़ा, लेकिन पेड एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन तो प्लेटफॉर्म के एड अप्रूवल सिस्टम से गुजरता है। विज्ञापन से प्लेटफॉर्म कमाई करता है, विज्ञापन को एल्गोरिदम लोगों तक पहुंचाता है। तो फिर ऐसे विज्ञापन अप्रूव कैसे हो गए? इनकी पहचान क्यों नहीं हो पाई? एल्गोरिदम ने इन्हें आगे क्यों बढ़ा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जब बात मासूम बच्चों के शोषण की हो, तब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के सेफ्टी सिस्टम आखिर क्या कर रहे थे? मामले की गंभीरता को देखते हुए अब भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को नोटिस भेजा है। मेटा यानी कि इंस्टाग्राम को चलाने वाली पेरेंट कंपनी। सरकार ने ऐसे सभी एडवर्टाइजमेंट और कंटेंट को तुरंत डिसेबल करने के आदेश दिए हैं और मेटा से 7 दिन में विस्तृत डिटेल्ड जवाब मांगा है। सरकार जानना चाहती है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम के प्री पब्लिकेशन रिव्यू और मॉडरेशन सिस्टम को आखिर कैसे पार कर गए, अब तक क्या एक्शन लिया गया है और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या सेफगार्ड्स लगाए जाएंगे। मेटा का कहना है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कंपनी दावा कर रही है कि सामने आए एड्स हटा दिए गए हैं, संबंधित अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं और नियम तोड़ने वालों के यूआरएल्स को ब्लॉक किया गया है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम सिर्फ हमारी पसंद पहचान रहे हैं या हमारी कमजोरियों और अपराधियों के बाजार को भी बढ़ावा दे रहे हैं? क्या एंगेजमेंट और रेवेन्यू की दौड़ में सेफ्टी पीछे छूट गई है? और अगर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री तक पहुंच भी पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोट हो सकती है, तो फिर बिग टेक के दावों, उसके एल्गोरिदम्स और उसके सेफ्टी सिस्टम पर भरोसा कैसे किया जाए? आज कंज्यूमर अड्डा में सवाल सिर्फ इंस्टाग्राम से नहीं है बल्कि पूरी बिग टेक इंडस्ट्री से है। हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? माता पिता की, सरकार की, या उन अरबों डॉलर की टेक कंपनीज की जो हमारे बच्चों का वक्त, उनका अटेंशन और डेटा तीनों से अपना कारोबार चला रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं और अब तो मैं कहूंगा कि मोटी काली कमाई कर रहे हैं। तो आज कुछ गंभीर और बड़े सवाल उठाना जरूरी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी और साइबर सिक्योरिटी में रिसर्चर राजशेखर राजहरी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले चूंकि पूरा मामला थोड़ा टेक्निकल है, राजशेखर मुझे ये बताइए, एक कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का खिताब और रुतबा रखती है, उसका एक पेड रेवेन्यू सिस्टम आखिर ऐसी चीजों को कैसे इग्नोर कर गया? कैसे वो काम करता है जहां पर इस तरह के ऐड धड़ल्ले से चल रहे थे? क्या वो 100% ऑटोमेटिक है? और ऑटोमेटिक है तो ऐसा कैसे बनाया गया है कि उस पर कुछ भी चल सकता है?
बिल्कुल, सबसे पहले हम इनके रिव्यू सिस्टम पे बात करते हैं, तो अगर हम इनका रिव्यू सिस्टम देखें तो सबसे पहले पूरा ऑटोमेशन पे काम करता है। ऑटोमेशन के बाद में अगर उसमें कोई कमी आती है या फिर कुछ ऐसा कंटेंट दिखता है, तो उनकी मैनुअल टीम उसको रिव्यू करती है। लेकिन यहाँ पे भी सोचने लायक बात ये है, सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, उसके बाद हम यूएस और यूरोप से इसको कंपेयर करेंगे कि इनका सिस्टम का जो रिव्यू सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। हो सकता है ये उसको मना करे, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करेगा। अब इसमें होता ये है कि पहले चलते थे सबसे ज्यादा इमेज वाले ऐड, तो इमेज वाले ऐड को फिल्टर करना बहुत इजी होता था, क्योंकि इमेज के अंदर आप टेक्स्ट या फिर कुछ भी लिखते थे तो इनका जो सिस्टम था वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता था। लेकिन अब होने ये लग गया है कि आज के दिन जो सबसे ज्यादा कमाई है वो रील्स के अंदर है। लोग अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तो वो रील्स में सबसे ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। अब अगर कोई कंपनी पेड एड चलाती है तो रिव्यू के लिए उसको कम से कम 8 से 10 सेकंड का वो कोई रील का एड फेसबुक के पास या इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स पे चलता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों, तो उसके पास वो रिव्यू के लिए डालता है। अब जैसे ही वीडियो एड जब रिव्यू के लिए जाएगा तो फेसबुक उसको पूरा का पूरा, आप ये मानिए अगर 15 सेकंड का ऐड है तो पूरा 15 सेकंड का उसको रिव्यू नहीं करता है, वो उसमें से कुछ फ्रेम्स के सैंपल निकालता है। अब मान लीजिए 2 सेकंड पे एक फ्रेम का सैंपल आया, 6 सेकंड पे एक सैंपल आया, 9 सेकंड पे एक सैंपल आया। तो अब ऐड बनाने वाले ने इनका रिव्यू सिस्टम समझ लिया कि कुछ फ्रेम्स में ही देखता है, और उन फ्रेम्स से बचने के बाद में अगर वो ऐड लाइव हो जाता है तो आपको इस तरीके का सेक्सुअल कंटेंट दिखेगा ही दिखेगा। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है या फिर इस तरीके के वीडियो बेचने वाले जो लोग हैं, वो अलग अलग पेजेस बना के, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको पेज चाहिए होता है और पेज की रेपुटेशन अच्छी चाहिए होती है। अगर किसी फेसबुक पेज की रेपुटेशन अच्छी है तो उस पर इजीली अप्रूव हो जाएंगे, और जो इनका रिव्यू सिस्टम है वो थोड़ा कम काम करेगा और जल्दी अप्रूव कर देगा। तो कुछ जगह पे ये लोग फेसबुक के अकाउंट्स को या पेजेस को हैक भी करते हैं। अब रिव्यू में ये होता है कि मान लीजिए उन्होंने 100 वीडियोस डाले अप्रूवल के लिए, 100 में से कम 15 से 20 वीडियो इनके जो रिव्यू सिस्टम है उसको बाईपास कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक का जो रिव्यू सिस्टम है और उसके पास जो उस फ्रेम के सैंपल आए हैं उनके अंदर उस तरीके का सेक्सुअल कंटेंट नहीं दिखता, तो वो उसको अप्रूवल के लिए आगे भेज देता है और ऐड को लाइव कर देता है। लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि ये बात कर रहे हैं हम हमारे देश की, अब जाते हैं अमेरिका और यूरोप के अंदर, वहां पे आज सिंपल सा सवाल फेसबुक से भी कि एक मशीन जो इनका रिव्यू करती है, एड को रिव्यू करती है, वो मान लीजिए यूएस में भी उतना ही काम कर रही है और इंडिया में भी उतना ही काम कर रही है, यूरोप में भी उतना ही काम कर रही है, लेकिन जो कमाई है उसके पीछे, 1 लाख एड को रिव्यू करने के लिए मान लीजिए उनके 1,000 रुपए यूएस में खर्च हुए तो 1,000 रुपए यहाँ खर्च हुए, लेकिन वहां पे कमाई डॉलर के अंदर करोड़ों में हुई और यहाँ रुपए के अंदर इनकी कमाई बहुत कम होती है। तो मशीनरी को भी ये लोग हमारे कंट्री में, क्योंकि 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनकी मशीन को ज्यादा काम करना पड़ता है, खर्चा उतना ही आता है, कमाई कम होती है। उन कंट्रीज में कमाई ज्यादा होती है, खर्चा उतना ही है, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इस चीज के अंदर ढील देते हैं, इजीली रिव्यू सिस्टम को बाईपास होने देते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में ना कोई फाइन लगता है, नोटिस देके छोड़ दिया जाता है। यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्री में इन पे हजारों करोड़ का फाइन लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेम जो इंडिया में सैंपल लिए जी। जाते हैं उससे ज्यादा सिंपल यूएस और यूरोप में कुछ स्ट्रिक्ट तरीके से लिए जाते हैं, इसलिए वहां पे इस तरीके की चीजें कम होती हैं। और हमारे यहाँ पे पिछले कुछ सालों से इस तरीके का जो कंटेंट है बहुत ज्यादा लेवल पे वायरल हो गया है। और गलती से अगर आपने आज के दिन, कोई भी ट्राई कर सकता है, आप एक नया एंड्रॉइड फोन लीजिए, उसके अंदर फेसबुक डालिए और स्क्रॉल करना चालू कीजिए, सबसे पहले आपके पास इसी तरीके के कंटेंट से चालू होगा, फिर बढ़ता जाएगा। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने राजशेखर समझाया कि एग्जैक्टली पीछे क्या हो रहा है पर्दे के। रंजना जी, क्या ये हमारी कमजोरी है, हमारे देश की कमजोरी है, हमारे सिस्टम की कमजोरी है कि ये कंपनियां कुछ भी कर रही हैं हमारे देश में और हम उसको सहन किए जा रहे हैं? हमारे बच्चे वो देखते हैं, आप और हम वो देखते हैं, सब कोई वो देखता है और किसी पे कोई लगाम नहीं है। देखिए विपिन, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं मेटा के सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइजर हूं और उसकी मेंबर हूं, और मैं बहुत साल से हूं। और जब प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, शायद चुनाव जीतने के 1 साल बाद, तभी भी मैं वहां पर थी और मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा था। अब
आगे मैं ये बताऊँ कि जब ये बात आई सामने और जब हम लोग को पता चला कि और ख़ास तौर से हॉर्सेस माउथ दिव्या ने खुद ही बताया बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो हम लोगों ने तत्काल इस बात को फ्लैग किया और उसके बाद एक्शन हुआ कंपनी की तरफ से और हम बहुत ही कड़ाई के साथ बहुत सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ख़ास तौर से ट्रस्ट एंड सेफ्टी, आप जानते हैं कि हम एनुअल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं ग्लोबल इंडिया में ट्रस्ट एंड सेफ्टी के लिए और सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं हम लोग इंडिया में और अक्टूबर में फिर करने वाले हैं। तो खास तौर से बच्चों के मामले में बिल्कुल किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता है। ये ऐड किस तरह से बच के निकल गए और किस तरह से ये पोस्ट हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम लोगों ने कंपनी के अंदर इसको लेकर के काफी कड़ाई के साथ इस बात को उठाया और कंपनी ने भी उसी उतनी ही कड़ाई के साथ इस पर रिस्पॉन्ड किया है। भारत सरकार को तत्काल सेक्रेटरी मेटी को हमने खबर की, उनको हमने मैसेज भेजा और तत्काल इस पर कार्यवाही हुई, खास तौर से इस तरह के। तो लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं और मुझे लगता है कि हमसे पहले उन्होंने, हमारे पैनलिस्ट ने ये बात बहुत स्पष्ट कही कि हमारे यहाँ सिर्फ नोटिस देके छोड़ दिया जाता है। तो कानून तो बनाइए ना। दूसरा ये, अगर कानून कड़ा नहीं बने भी तो उसको फिर लागू किया जाना चाहिए, लगाम लगाई जानी चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं और खास तौर से दूसरी तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहती हूँ विपिन, कि आखिर ये वीडियोस तो हमारे लोग ही बैठ के बना रहे हैं। ये नन्हे नन्हे बच्चों का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो ट्रैफिकिंग हो रही है, उनके साथ जो सेक्सुअल हरकत हो रही है, जो पोस्ट हो रही है, वो कौन पोस्ट कर रहा है, वो वीडियो कहाँ बन रहे हैं, वो बच्चे कौन है, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। वो लोग जो बना रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो हमारे देश के क्रिमिनल्स बना रहे हैं। तो उनको उनको क्यों नहीं एंटी ट्रैफिकिंग का इतना बड़ा कानून बना। मैं भी उस कमेटी की मेंबर थी, बहुत साल से इन कामों को मैं कर रही हूँ और आज उस कानून को लेके एएचटीयू हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनी। अब उस यूनिट का क्या काम है, क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो नन्हे नन्हे बच्चों को हमारे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नहीं और रंजना जी, सामाजिक जो ये बात तो समाज आपकी में जो ये बिल्कुल कीड़ा सही है। बैठा हुआ है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए समाज में असामाजिक या आपराधिक कार्य और ये सब होते हैं, हमेशा से होते आए हैं। उनके लिए पुलिस है, उनके लिए बाकी एजेंसियां हैं जो काम करती है। लेकिन हो क्या गया है ना, ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने इतनी बड़ी सहूलियत दे दी है कि आप हर तरह की चीज को देश के आखिरी आदमी तक, जिसके पास एक स्मार्टफोन है, और अब तो हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन है, आप वहां पर पहुंचा सकते हो और आज डली हुई चीज कल पूरे देश में वायरल हो सकती है। तो ऐसे में अब जो दूसरा साइड है, बिल्कुल उसको भी संभालना चाहिए। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म ना हो, अगर ये चीजें ना हो, तो आप सोचिए कि ये जो विस्तार है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये, जो राजशेखर आप भी बोल रहे थे, कि अगर उनका ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि देखता है वहाँ डॉलर्स में हम कमा रहे हैं, यहाँ कंपैरेटिवली कम खर्चा हो रहा है या कम कमाई हो रही है, तो यहाँ थोड़ा ढील दे दो, यहाँ ऐसा कर दो, यहाँ वैसा कर दो, तो क्या सच में ही इस तरीके से सिस्टम काम करता है जो हर चीज कैलकुलेट करके करता है? तो फिर ये तो एक छोटी चीज हो गई, कल को ऐसी चीजें भी आ सकती है। छोटी चीज से मेरा मतलब छोटी चीज इन द सेंस की ये हमारी समाज के अंदर की चीज हो गई, लेकिन कल को तो ऐसी चीजें भी आएंगी जो राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा कर देंगी, उससे भी ऊपर निकल जाएंगी, हमारी सार्वभौमिकता को खतरा पैदा कर देंगी। क्या ऐसा भी संभव है राजशेखर? संभव नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। आप फेसबुक अगर डेली स्क्रॉल करते हैं, अगर 2 से 3 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो गारंटी से आपके फोन के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे मिनिस्टर्स के फेक वीडियोस आएंगे। कैसे बन जाते हैं, कैसे लाइव हो जाते हैं, किस तरीके से आते हैं, इसका जवाब तो फेसबुक ही दे सकता है ना। क्योंकि ये भी एक राष्ट्र की सुरक्षा का पे ही सवाल उठाता है कि देश के प्रधानमंत्री का फेक वीडियो बनता है और इनका फेसबुक का जो सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं इनके सैंपलिंग की और इनके, अगर आज के आप देखें तो एआई के जमाने में जो हार्डवेयर है वो बहुत महंगे हो चुके हैं और इनको फोटो को अपने रिव्यू सिस्टम से निकालना बहुत इजी है, लेकिन एक पूरे वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एआई और एमएल के जरिए, मशीन लर्निंग के जरिए डिटेक्ट करना कि उसमें क्या कंटेंट है, क्या फोटो है, उसमें क्या दिख रहा है, उसमें क्या आवाज है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां इस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रही है हमारे कंट्री के अंदर।
जैसा कानून इनका और जिस तरीके का रिव्यू सिस्टम इनका यूएसए और यूरोप के कंट्रीज में है जहां पे इनके फाइन लगते हैं, वहां पे इस तरीके की चीजें कम क्यों होती है, हमारी कंट्री में ज्यादा होती हैं। और सबसे ज्यादा हैकिंग के जो केसेस आते हैं, फेसबुक के अकाउंट हैक होना तो आज के दिन आम बात हो रखी है। किसी डेली आप थाने में जाके देखिए, किसी का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हैक हो रहा है, किसी का फेसबुक का पेज हैक हो रहा है। हैक होने के बाद में ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो बनते हैं ये हमारे कंट्री के लोग बनाते हैं, ये हमारे कंट्री से ऐसा हो रहा है ये बहुत कम है। बाहर के कंट्री के लोग ऐसे पेजेस को हायर करते हैं, खरीदते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं और फेक वीडियो बनाते हैं। उसके बाद में हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, उनको लालच दिया जाता है, उनसे वीडियो बनवाए जाते हैं। तो उसके ये बाद में पूरा तंत्र बन गया, और इस पूरे तंत्र का जो आधार है वो ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म हो गया। रंजना मैम, क्योंकि आप उस कमेटी में भी हैं, लेकिन आप जैसे डार्क वेब की बात करते थे ना, अब डार्क सोशल मीडिया हो गया है। वही कि आप एल्गोरिदम में आप अंदर जाते जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें मिलती चली जाएंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा दूसरी दुनिया उसके अंदर बच चुकी है, जो कि काली है, जो कि खराब है। और दिक्कत ये है मैम कि यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, हम आप और हम हैं, सब हैं, हर तरीके का इम्पैक्ट इस पे हो रहा है, और इसको कहने सुनने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ट्रैफिकिंग है बच्चों की और औरतों की, लड़कियों की, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के का बिजनेस है ग्लोबल, और इसमें सब लोग शामिल हैं। और ये कहना बिल्कुल गलतफहमी होगी और गलत होगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये वीडियोस नहीं बन रहे हैं। आपको मालूम है कुछ साल पहले जब इन वीडियोस को ये किया गया था बरेली के अंदर, कितने सारे ऐसे और भी तमाम शहरों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, नहीं झारखंड रंजना मैम, रंजना मैम, सवाल ये नहीं है कि इसको कौन बना रहा है, देश के अंदर बना रहा है कि बाहर बना रहा है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसकी वजह से सबको वहां पर पहुंचाने का, दिखाने का, और बहुत इजीली आपकी जेब में, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी उसको एक्सेस कर पा रहा है। ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। देखिए, अनिरुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वहाँ के कानून इतने सख्त हैं, वहाँ पर इतना बड़ा-बड़ा फाइन लगता है, वहाँ पर लगाम लगाई जा चुकी है, तो हम क्यों नहीं लगाते हैं ना, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी कि जो एल्गोरिदम की बात आपने कही और जो हैशेज़ होते हैं इस पर होते हैं, उनको निकालने में, हटाने में जो समय लगता है, ये सारा होता है, इसमें है। और जो इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं, वो एआई के सिस्टम को और ज़्यादा अच्छी तरह हैक कर ले रहे हैं, उससे ज्यादा स्मार्ट हो गया। तो मैं जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनी की पूरी है, आप हमें गलत मत समझिएगा। और हम लोग पूरी अंदर बैठ के लगाम लगाने की कोशिश करते हैं वहां पर रंजना जी, क्या भारत को हल्के में लिया जा रहा है? भारत को हल्के में लिया जा रहा है? देखिए, भारत को अपनी ताकत दिखानी होगी ना, अपने कानून दिखाने होंगे, अपने अपनी अपनी बताना पड़ेगा कि हम अपने लोगों की चिंता करते हैं, अपने बच्चों के लिए। बच्चों के जिंदगी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। और इस तरह से अगर ये इस तरह के खिलवाड़ चलते रहे तो तमाम और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमारे लोगों को भी थोड़ा और सचेत होना पड़ेगा। अभी तो आप छोड़िए, आज ही मैं बात कर रही थी एस्की के लोगों से, जिसकी बोर्ड पर मैं पहले थी, कि वहां पर इसमें बेटिंग का जो चल रहा है, घर के छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड चुरा करके बेटिंग कर रहे हैं, और उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ऑफशोर बेटिंग से चल रहा है। तो बहुत ऐसी खतरनाक चीजें चल रही हैं। फुटबॉल के जो सॉकर का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें किस तरह से छोटे छोटे बच्चे घर के परिवार के उसका नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव, हम लोगों ने एआई समिट के टाइम पर ये भी कहा था, जब हमारा प्री समिट हुआ था, तब हमने ये कहा था कि एक पूरा एक एआई रिलेटेड, और क्योंकि बात बहुत आगे जाने वाली है, तो हम लोग को एक बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई कमीशन बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा जो सिर्फ इस पर ध्यान देगा, जो सिर्फ इन सारी चीजों को, क्योंकि इतना बड़ा मंत्रालय है, इतनी सारी चीजें कर रहा है। गौड़िया पॉइंट में कुछ और सवाल भी हैं, और बड़े और गंभीर सवाल। एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, लौट के आऊंगा तो पूछूंगा, क्योंकि आखिर ये हमारा सवाल है, हमारे देश का सवाल है, इंपॉर्टेंट देश के बच्चों का सवाल है। एक तरफ दुनिया के अलग अलग देश 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ हमारे लिए क्या परोसा जा रहा है? बच्चों के यौन शोषण के एडवर्टाइजमेंट, वो भी पेड लेवल पर। यह हद है। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। बात की जिस पर भारत सरकार का नोटिस इंस्टाग्राम को गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर कथित तौर पर पेड एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे, जिसमें बच्चों के यौन शोषण की चीजें या उनसे जुड़े हुए लिंक्स
रखे हुए थे और उनका धड़ल्ले से एडवर्टाइजमेंट हो रहा था खुलेआम। और अब इस पर हम कर रहे हैं एक बड़ी बात। रंजना जी और राजशेखर हमारे साथ हैं। राजशेखर, मुझे एक बात बताइए, अगर क्योंकि कैसे ये पूरी चीज़ डिस्कवर हुई, एक टेस्ट अकाउंट बनाया और फिर उस टेस्ट अकाउंट के ज़रिए कुछ ऐसे पेजेस पे गए और फॉलो किया और धीरे धीरे एल्गोरिदम ने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पर ये इतना एक्सप्लिसिट कंटेंट, इतना खतरनाक कंटेंट था। अब हमारे देश के करोड़ों बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। हम एक तरफ नाज कर रहे हैं कि हमारे देश में क्रिएटर्स इकोनॉमी बन रही है, युवा उस पर रील बनाते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन यही बच्चे दूसरी तरफ कौन सी एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे और वो एल्गोरिदम उनको कहां पहुंचा देगी, इसका क्या, कितने सुरक्षित है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। एक महीने पहले लगभग मैंने एक नई सिम खरीदी थी। कुछ टेस्टिंग करने के लिए मैंने एक नए फ़ोन के अंदर वो सेम जो अब इसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने उस फ़ोन के अंदर नई सिम डाली, फ़ेसबुक का अकाउंट बनाया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि फ़ेसबुक पे मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था क्योंकि वो प्रोफ़ाइल एकदम नई थी, तो उसपे कोई भी फ्रेंड नहीं था। तो ज़ीरो से जब उसने स्टार्ट किया तो वो उसी तरीके के कंटेंट से स्टार्ट करता है, अलग-अलग पैचेज़ के अंदर कि कुछ इस तरीके का कंटेंट दिखाऊँ, कुछ प्रोफ़ेशनल तो बहुत कम आता है। अगर आपने गलती से एक भी वैसा वीडियो देख लिया जो थोड़ा-सा पोर्नोग्राफ़ी या इधर जाता है, तो उसके बाद में आप वो अकाउंट या वो फ़ोन नंबर यूज़ नहीं कर सकते। आपको वही चीज़ें दिखती जाएँगी। और दूसरी चीज़, अगर हम फ़ोन की बात करें, आप फ़ोन की बात छोड़ दीजिए। फ़ेसबुक का एक ट्रांसपेरेंसी पोर्टल है जिसके ऊपर सारे के सारे ऐड दिखते हैं। फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी बोलते हैं उसको। आप कुछ कीवर्ड लिखिए, इस तरीके के कीवर्ड लिखने के बाद ही आपको हज़ारों ऐड दिखने चालू हो जाएँगे। अभी नोटिस देने के बाद से हो सकता है थोड़े कम हो गए, लेकिन अभी भी दिखेंगे। आप इज़िली देख सकते हैं कि किस तरीके के कंटेंट बनाया जाता है। हर एक वीडियो और इमेज ऐड जो कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव होता है, वो फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी में सबके लिए ओपन होता है और कोई भी देख सकता है कि कितने ऐड इस देश में रन हो रहे हैं और उनकी क्या क्वालिटी है। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इन चीज़ों को हटाए। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं और उनका प्रोफ़ाइल नया है, तो देने से पहले मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो सेफ रहें। पहले उनके फ़ोन के अंदर एक प्रोफ़ाइल बनाएँ, उस प्रोफ़ाइल के अंदर अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स को ऐड करें, फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स जो हैं, जिनकी प्रोफ़ाइल प्रोफ़ेशनल है, वो बनाएँ। उसके बाद में वो फ़ोन अपने बच्चों को दें ताकि उस तरीके का कंटेंट उनको दिखना चालू हो, ना कि ज़ीरो से किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंटल कंटेंट उनको दिखना चालू हो जाए। फिर भी मेरा डर तो ये है कि देखिए, बच्चे तो खोजबीन करते ही रहते हैं, तो अगर कंटेंट मौजूद है तो वो उस तक पहुंचेंगे तो सही। इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट जड़ से ही हटे। अच्छा रंजना जी, कमिंग टू द केस, ऐसे एड्स कितने यूजर्स को दिखाए गए, कितने क्लिक हुए, कितने लोग अवैध नेटवर्क तक पहुंच गए? क्या मेटा अब ये सारा डेटा सार्वजनिक करेगा या एटलीस्ट एजेंसीज को देगा? देखिए, जो 2 बातें मेटा ने हम लोग को बताई हैं और आप मान के चलिए कि हम लोगों ने फ़ोर्स किया है, एक तुरंत तत्काल मीटिंग होनी चाहिए। अगली मीटिंग होने वाली है जिसमें कि इन सब सवालों को उठाया जाएगा और मैं तो ख़ास तौर से छोड़ती नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल उठाऊँगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो मेटा कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। मेटा ने गवर्नमेंट को साफ जवाब भी दिया है कि हमने वो सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को उनकी गलती ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो कंटेंट हमें भेजा गया ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करता है, जबकि करता है। तो अगर वो करता है तो फिर उस तरह के एड्स कैसे पोस्ट किए गए? ये बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और हमें नहीं लगता है कि दे विल लीव एनी स्टोन अनटर्न, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, इतना ज़रूरी मार्केट है मेटा के लिए कि वो बिल्कुल इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं और मैं जानती हूँ कि नहीं लेंगे। लेकिन अगर लाइटली लेंगे तो हम जैसे लोग वहाँ पर हैं बैठे हुए, जो कि उसको नहीं लाइटली लेने देंगे, एक चीज़। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जो ये आप कह रहे हैं ना कि बच्चों को, अब हमारे देश में आप बताइए कि कितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए। क्या स्कूल के कोर्स में ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं? क्या हम लोग बच्चों को, अब तो एआई का ज़माना है, अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ तो बच्चे खुद बना लेंगे,
अगर किसी और को बना के पोस्ट करने की जरूरत नहीं, बच्चे बना के खुद देखेंगे। तो इसलिए ऐसे समय में क्या हम लोग एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर स्कूल्स में कोई चिंता कर रहे हैं? इसके बारे में क्या कर रहे हैं? क्या हमारे कोर्सेज अभी भी वही पुराने इतिहास, भूगोल, ये ठीक है पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम एआई के जमाने में अपने आप को बदलने की तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं कोरिया की एआई उसमें गई थी और आपको मैं बता सकती हूँ कि तमाम चीजें बदल रही हैं। दुनिया में बहुत ज्यादा इन सब चीजों के प्रति अवेयरनेस आ रही है। हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रही हूँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जितना हमें चाहिए, जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, जितने हमारे यूथ आज हैं, हमारी लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं जो कि तरह तरह की रील बना के गांव से अपने आप को तरह तरह की रील बना के पोस्ट कर रही हैं। अब आप बताइए वो कितना डेंजरस है। लेकिन कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही कि इसको कैसे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। ऑनलाइन सेफ्टी, ट्रस्ट एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज। अगर हमें उसको देश के अंदर बनाना है, बताना है, तो एक अपने लोगों को भी अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी। हाथ में आपने फोन पकड़ा दिया, फोन पकड़ा, बड़े बड़े घरों में बच्चों को हाथ में फोन पकड़ा देते बिना उसमें 9+ का उसमें सिस्टम है ना कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने जी। फोन को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें कि आप बच्चा कोई भी उल्टा सीधा कंटेंट नहीं देखेगा। लेकिन कोई नहीं करता है इस काम को। आप जी। टैब दे देते हैं बच्चों को। टैब को भी कभी भी कोई भी, मैंने बहुत सारे स्कूलों में जाके बात की है, देखा है, कोई नहीं उसको कंट्रोल करता है। तो ऐसे नहीं होता है ना। इससे भी तो समस्या बढ़ेगी आगे आने वाले समय में। ये बात जी। आपकी बिल्कुल सही कि प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है, सेफ्टी बाय डिजाइन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए उसमें। सेफ्टी बिल्कुल। बाय और डिजाइन देखिए होना मैम, चाहिए। क्या है ना कि प्लेटफॉर्म भी अकेला एक तरीके की मोनोपोली है, और क्योंकि कोई और पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, वही पूरी दुनिया में चल रहा है, वही एल्गोरिदम को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया, जिसे हम अच्छा मानते हैं, जिसे हम बेहतर मानते हैं, जिसने कई अच्छी चीज़ें की हैं, लेकिन अचानक से भस्मासुर की तरह हो गया है, जिसके अब अच्छाई कम और बुराइयां ज़्यादा होती चली जा रही हैं और ज़्यादा दिखती चली जा रही हैं। तो कंट्रोल तो करना ज़रूरी है, और अगर ये नियम सही होगा तो फिर भारत सरकार को इस पर कड़ा एक्शन तो लेना चाहिए अभी की घटना पे, लेकिन आगे ऐसे कड़े नियमों की तैयारी करनी चाहिए कि फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म किसी दूसरे देश और भारत के बीच में इस तरह का डिस्टिंक्शन ना कर पाएं, इस तरह का भेदभाव ना कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।